नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, दिल्ली की बीजेपी घोषणा समिति की बड़ी बैठक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। एमपी छत्तीसगढ़ के सभी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें, संकल्प पत्र पर मंथन किया गया। लंबी ये बैठक चली और अब बैठक खत्म हो चुकी है। संकल्प पत्र पर मंथन जो है हो रहा था। इस बैठक में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बेहद खास इस को मान सकते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बैठक हुई है। संकल्प पत्र पर मंथन हुआ है और एमपी छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस दौरान शामिल हुए इस बैठक में। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वो अपने बेटे अभिज्ञान पटेल के चलते विवादों में फंस गए हैं। अभिज्ञान पटेल पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने भोपाल में एक बाइक सवार के साथ मारपीट की। इस दौरान में बीच बचाव में आए एक दंपत्ति को भी मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने घायल कर दिया। इस घटना को लेकर अभिज्ञान पटेल के खिलाफ मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और इस मामले में तब मोड़ आया जब राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद अपने समर्थकों के साथ शाहपुरा थाने पहुंचे। मंत्री ने पुलिसकर्मियों पर उनके बेटे के साथ मारपीट के आरोप लगाए, जिसके बाद आनन फानन में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इस घटना के बाद से प्रदेश में सियासत भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। जीतू पटवारी ने पूछा कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों की गई। इस घटना से सियासी पारा इतना चढ़ गया कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। चुनावी मौसम में कांग्रेस से खूब उछालेगी। सरकार के लिए मंत्री का बचाव करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में नरेंद्र शिवाजी पटेल को मंत्री पद से हटाने की भी चर्चा अब होने लगी है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा कि गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं है और इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। ये गुंडागर्दी या किसी प्रकार की ऐसे कोई भी काम करने का किसी को न मुझे अधिकार है न किसी को अधिकार है। दूसरे पक्षों उनको भी अधिकार नहीं है गुंडेजम करने का, अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। ना ही नहीं, बयानों से ऐसा लगता है कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद को पार्टी से ऊपर समझते हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे लोगों को संबोधित कर रहे। वीडियो में साफ सुनाई देता है कि वे खुद को पार्टी से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। मुझे टिकट मिला तो मैंने दिखा दिया कैसे जीता जाता है। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ।
और सिर्फ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ही नहीं, उनका बेटा अभिज्ञान पटेल भी खुद को कम नहीं समझता। अभिज्ञान सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होता है। हितग्राहियों को मंच से चेक देते हुए उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वो किस हैसियत से हितग्राहियों को चेक बांटता है, ये समझ से परे है, जबकि उसके पास ऐसा कोई सरकारी पद नहीं है। भोपाल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी ये तस्वीरें सामने आईं, जिनमें मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बेटे अभिज्ञान को राज्यपाल के साथ मंच पर बैठाया। बेटे को किस हैसियत से मंच पर राज्यपाल के साथ बैठाया, ये भी समझ से परे है। तस्वीरों से लगता है कि मंत्री जी और उनके बेटे अपने रसूख का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या बेटे की गुंडागर्दी की वजह से अब मंत्री जी की कुर्सी जाएगी। ये बड़ा सवाल है। जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने चुनावों के दौरान में की और अपना रसूख दिखाने की कोशिश की गई, अपना पद दिखाने की कोशिश की गई, साथ ही साथ गुंडागर्दी बेटे की लगातार सामने आई, उससे अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो नया मामला सामने आया, वीडियो सामने आया, उसके बाद कई सारे सवाल। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। दिनेश यादव हैं विदिशा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या लग रहा है कि जो गुंडागर्दी है मंत्री जी के बेटे की, क्या उनकी कुर्सी पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? कैसा आखिर सियासी पारा कितना हाई है? क्या आखिर बीजेपी सोच रही है? क्या कुछ आगे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये मामला पूरे बीते 2 दिनों से चर्चा में बना हुआ है, परसों देर शाम का ये पूरा मामला सामने आया है और उसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों के बयानों के आधार पर, आरोपों के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने का काम है वो कर लिया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस सब के बीच जो सियासी पारा है वो जरूर गर्मा गया है, क्योंकि कल जीतू पटवारी खुद दूसरे पक्ष को लेकर, यानी कि दाम्पति और एक जो अन्य व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल था, उसको लेकर थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव में आए कार्रवाई पुलिस को करनी होगी और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस जरूरत पड़ी तो धरने पर भी बैठेगी। हालांकि आज इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। जब उनसे इस घटना के सिलसिले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी किसी की भी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून का शासन ही मध्य प्रदेश में चलेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर इस पूरे मामले को लेकर करना होगा, क्योंकि पुलिस फिलहाल इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही है। तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस हो या फिर जो लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित होगी। जी, वाकई पर सवाल बड़ा उठता है कि जरा सी बातों को लेकर अगर इस तरह का व्यवहार जो है सामने आए, अगर इस तरह से, तो आखिर से क्या कहा जाएगा? अपनी बेटे को समझाइश देने की बजाय यहाँ पर मंत्री जी उसका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी करवा दिया गया। ये बड़ी बात है कि आप अपने रसूख के चलते ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सोचने की बीजेपी को जरूरत है कि कैसे लोगों को वो पार्टी में रख रहे हैं, इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं। दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, फिलहाल के लिए आपके पास अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये मामला ने तूल पकड़ा है कि रंगपंचमी के दिन यहाँ पर नरेंद्र शिवाजी पटेल जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बेटे यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और इसी दौरान एक पत्रकार और युवक यहाँ पर उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद वो हंगामा विवाद होता है। हालांकि वो परिचय भी देता है कि मैं यहाँ पर पत्रकार हूँ, लेकिन वो बोलते हैं भोपाल में कि होंगे आप पत्रकार, हमारे पिता भी यहाँ पर मंत्री हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थाने में भी जाकर कहते हैं कि मंत्री का बेटा हूँ, कहाँ से आप एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक वीडियो भी यहाँ पर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है, कब का नहीं है, ये इसकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो कहते दिखा दे रहे हैं कि पूरी पार्टी एक तरफ और मंत्री मैं नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। मैंने बता दिया है चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है। इसके अलावा बेटे की भी यहाँ पर तस्वीर वायरल हो रही है, जो राज्यपाल के साथ बैठे भोपाल में एक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बैठे दिखाई देते हैं। कभी रायसेन में यहाँ पर बात की जाए जो शासकीय कार्यक्रम होते हैं, विवाह कन्यादान के तहत विवाह होती है, उसमें वो चेक बांटते दिखाई देते हैं बेटे, जबकि उनके पास कोई सरकार में ऐसा कोई पद नहीं है कि वो प्रोग्राम में जैसा चेक बांट सके। स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठते हैं कि ऐसे अगर बेटा काम लगातार मंत्री पद ऐसा कोई काम कर रहा है तो प्रशासन ने कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया है? स्थानीय प्रशासन आकर बाकी जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय जो है चुनावों का है, भारी नुकसान यहाँ पर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जिस तरह की यहाँ पर खुद मंत्री जी की हरकत उनके बेटे के सामने है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
रायपुर का जिक्र करेंगे। महादेव सट्टा के आरोपियों से पूछताछ। बता दें आपको, सट्टा कोल स्कैम शराब घोटाले के आरोपियों से पूछताछ है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने जेल में आरोपियों से पूछताछ की है। एएसपी, डीएसपी सहित 6 अधिकारियों ने यह पूछताछ की है। आरोपियों से अधिकारियों की पूछताछ खत्म हो चुकी है। विशेष अदालत की अनुमति के बाद पूछताछ खत्म हो गई। तो महादेव सट्टा के आरोपियों से पूछताछ हो रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। सट्टा, कोल स्कैम, शराब, इन सभी मामलों में ईओडब्ल्यू, एसीबी जेल में पूछताछ कर रही थी और अब ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। आज फिर पूछताछ हुई, क्या कुछ अभी सामने आ पाया है? लगातार चलती रही और इस बीच जो अधिकारियों के सवालों से जो आरोपी हैं वो तिल मिला गए। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के ये पूछा गया था आरोपियों से। जो 2 टीमें अलग गई थी, एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी थे, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी थे, उनकी 2 टीमें गई थी और पूछताछ 4 दिनों तक चलती रही और आज पूरी पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है वो वापस लौट चुकी है। दरअसल इसमें कड़िया जोड़ने का प्रयास है वो जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है वो कर रही है कि महादेव सट्टा ऐप के जो पैसे हैं किन राजनेताओं को दिया जाता था। कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी आए थे, उनकी संलिप्तता भी पाई गई थी, तो उन्हें महीना कितना दिया जाता था, इस तरह के सवाल किए गए। इसके अलावा कोल स्कैम के जो मामले थे उस पर भी पूछताछ की गई है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 4 करोड़ रुपए की जो राशि है असीम दास के पास से जब्त की गई थी, बरामद किया गया था। तो वो पैसा किस उद्देश्य से लाया गया था, उसको किसके लिए लाया गया था, उसका उपयोग किस तरह से करना था, तो तमाम जो सवाल है वो किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ा खुलासा आने वाले समय में हो सकता है और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने कड़ियों को जोड़ने का जो काम। फिलहाल बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां पर रोपवे की ट्रॉली हवा में लटक गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की ट्रॉली हवा में लटकी। बिजली गुल होने से रोपवे ट्रॉली हवा में लटक चुकी है। नीचे से ऊपर मंदिर कलेक्टर जा रहे थे, जनरेटर चालू कर रोपवे को चलाया गया। मां बमलेश्वरी के मंदिर कलेक्टर जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ताजा अपडेट मामले में। जी देखो, मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर संजय अग्रवाल चैत्र नवरात्रि की बैठक के लिए डोंगरगढ़ गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने नीचे क्षीरपानी मंदिर में चैत्र नवरात्रि की बैठक ली, जहाँ मंदिर समिति और जो डोंगरगढ़ के गणमान्य लोग हैं उनके साथ हुई। इसके बाद ऊपर मंदिर मां बमलेश्वरी के दर्शन करने और रोपवे व अन्य चीजों का जायजा लेने जा रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली गोल हो गई, जिसके कारण उनकी कलेक्टर की जो ट्रॉली है वो कुछ देर के लिए हवा में अटक गई और मंदिर समिति के द्वारा जब जनरेटर चालू किया गया उसके बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी जो है वो ऊपर पहुंचे और महज 1 से 2 मिनट के लिए ट्रॉली हवा में लटकी हुई थी। ठीक राकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको राजनांदगांव से दिखा रहे हैं। ट्रॉली में सवार कलेक्टर यहां पर मंदिर जा रहे थे और ये ट्रॉली हवा में लटक गई। दरअसल बिजली का कनेक्शन कट गया था और उसी वजह से ये बड़ी तस्वीर जो है निकल करके सामने आई और कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों के बाद जो है जनरेटर ऑन किया गया और फिर राहत कहीं ना कहीं महसूस की गई। बिलासपुर की खबर आपको बताते हैं। 2000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस, जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अरुण साव, धर्मलाल कौशिक ने प्रवेश कराया। अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ने सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया गया है। अरुण साव ने कांग्रेस को डूबती नाव भी बताया है। तो 2000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस, जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। अरुण साहब ने सदस्यता दिलाई, माला पहनाकर ये कई सारे कार्यकर्ताओं को जो है अपनी पार्टी में शामिल उनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस को डूबती नाव भी बताया गया है अरुण साहब के द्वारा।
बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार बीजेपी में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आज जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई जहाज है, न कांग्रेस की विश्वसनीयता बची है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है, और इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीरो में आउट होने। बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। पोस्टर के जरिए कवासी लखमा पर तंज कसा गया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर निशाना साधा। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कवासी लखमा। पोस्टर के जरिए कवासी लखमा पर तंज कसा गया है। बता दें आपको, इससे पहले भी कई बड़े नेताओं पर तंज कसा गया है बीजेपी के द्वारा। अलग अलग पोस्टर जारी कर करके इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी पोस्टर जारी किया गया था। साथ ही साथ और भी कई सारे जो दिग्गज हैं उनके भी पोस्टर जारी कर करके तंज कांग्रेस पर कसा गया था बीजेपी के द्वारा। बीजेपी का पोस्टर वार चल रहा है। इससे पहले भी कई दिग्गजों का पोस्टर उन्होंने जारी किया। अब कवासी लखमा का पोस्टर जारी किया गया है। बस्तर से उन्हें मैदान में उतारा गया है और अब उनके ऊपर ये तंज कसा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार बीजेपी तंज कस रही है, पोस्टर वार कर रही है और अब पोस्टर जो है कवासी लखमा का जारी हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, पोस्टर वार के जरिए तंज कस रही है बीजेपी कांग्रेस को। हाल ही में जो पोस्टर जारी हुआ वो कवासी लखमा का था। भाजपा ने उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है और एक कार्टून की छवि लाते हुए उसमें यह भी लिखा गया है भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने मुझे में खाई पे ढकेल दिया। दरअसल ये उस बयान का संदर्भ है जो कुछ दिन पहले कवासी लखमा ने कहा था पिछले दिनों कि मैं दिल्ली अपने बेटे के लिए बहू लाने गया था, मुझे ही बहू थमा दिया गया था। तो ये जो बयान था, इसके बाद जिस तरीके से बयान आया, लगातार इसमें राजनीति सरगर्मियां देखने को मिलती रही, राजनीति देखने को मिलती रही, बयानबाजी भी लगातार पक्ष और विपक्ष का सामने आता रहा। दरअसल ये चुनाव न लड़ने को लेकर सिर्फ कवासी लखमा ही नहीं और भी जो प्रत्याशी हैं वो भी दबी जुबान में पहले कहते दिखे थे। ऐसे में एक तरीके से जो कांग्रेस है वो खुद ही कहीं ना कहीं फंसते नजर आई और बीजेपी। ठीक, आप लगातार बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ राजीव जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिर कितने पोस्टर जारी और किए जाएंगे अब कवासी लखमा पर तंज? चुनावी बेला होती है जी। तो चुनाव का एक हमारा अंग है, माध्यम है, बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है और बहुत अच्छा सामंजस्य बनता है जनता के साथ। तो ये एक व्यंग्यात्मक पोस्टर है और लगातार पोस्टर जारी होते रहेंगे। आप अगर देखेंगे कि दक्षिण के राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, वहां दीवारों पर कार्टून की जाती है, कार्टून बनाए जाते हैं। तो अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भद्र और भव्य और व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए जाते हैं। तो इसे हम जारी करेंगे, लेकिन किसी के व्यक्तिगत मान मर्यादा नहीं करेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। और कांग्रेस तो सीधे आरोप लगा रही है, छवि खराब करने का, छवि धूमिल करने का काम बीजेपी कर रही है पोस्टर के जरिए। नहीं, हम धूमिल नहीं करते हैं। देखिए, मैंने कहा ये परिपाटी चली आ रही है, बहुत वर्षों से चली आ रही है। ये कोई नया नहीं, छात्र संघ के चुनाव में भी ऐसा होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पहले से भी लोग कार्टूनों को पसंद करते हैं और जो भाजपा के जो समर्थक हैं, जो पार्टी के सदस्य भी नहीं है, वो भी अपनी रचनात्मकता के दृष्टि से खुद कार्टून बनाकर भी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम में, एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करते रहते हैं यदा कदा। तो ये देखिए, इससे बहुत हास्य बोध रहता है, संदेश रहता है। इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, सकारात्मक एक संदेश रहता है और कला का भी पुट रहता है। ठीक, लगातार बने रहिए। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, एक और पोस्टर जो है बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, कवासी लखमा को बलि का बकरा बताया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके पास 10 साल के मोदी सरकार की
क्षणिक भर भी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए या जिसको लेकर वो अपने सोशल मीडिया कैंपेन में उसकी एक गुणगान कर सके। इसलिए इस प्रकार से वो हरकतें करके हार को स्वीकार कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के नेताओं का ही नहीं, आप इनके 10 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए। अगर किसान कभी आंदोलन करता अपनी मांगों को लेकर तो ही भारतीय जनता पार्टी, उनका अनुसांगिक संगठन, इनका IT सेल जो है वो किसानों को आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने कितने प्रकार के उन पे आरोप लगाते हैं। युवा अगर रोजगार मांगने के लिए जाए तो उसके टुकड़े गैंग बोलते हैं। लॉकडाउन के दौरान जो हमारे देश के जो श्रमिक भाई है, आम मजदूर जो सड़कों पर जब पैदल भटक रहे थे तब भी भाजपा उनके उपहास उड़ाती थी। तो इनका काम उपहास उड़ाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा है। ये कुछ बताने के लायक नहीं है। और ये जितने कवासी लखमा का अपमान करेंगे, आदिवासी समाज का अपमान, वो कह रहे हैं अपमान नहीं कर रहे हैं हम, ये तो कला है, कला दिखाई जा रही है, इसे पॉजिटिव लीजिए। फिलहाल समय कम है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश गुना का जिक्र करते हैं। बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। प्रियदर्शनी राजे ने बाजार में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। एक दुकान से उन्होंने पीले रंग की साड़ी भी खरीदी, साथ ही वहां मौजूद महिलाओं और लड़कियों के साथ बातचीत करती हुई नजर आई। और अब बात सीधी की, वो सीधी जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, जहां से कांग्रेस कोई 1-2 बार नहीं बल्कि 1952 से लेकर 2007 तक 7 बार चुनाव जीती थी। लेकिन 2009 के चुनाव के बाद से स्थितियां बदल गईं। कांग्रेस का गढ़ बीजेपी का मजबूत किला बन गया। 2009 चुनाव में बीजेपी से गोविंद प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की, तो 2014 और 19 में रीति पाठक। इस बार 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर नेता में एक कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा। अब दोनों जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई टूट की। दरअसल बीजेपी के बागी पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं, जिस पर कांग्रेस वाले तंज कस रहे हैं। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में विपक्ष कहीं टिक नहीं पाएगा। एक सीट कांग्रेस को चली गई थी छिंदवाड़ा की, इस बार वो 29 बीजेपी जीत रही है, क्योंकि उनको मालूम है हम चुनाव हार जाएंगे। हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं उनको मालूम है चुनाव हार जाएंगे, तो हार जाएंगे तो बाद में कुछ न कुछ कारण बताना पड़ेगा, तो फिर वो ईवीएम पर कह देंगे, धनबल पर कह देंगे। इस बार हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। जब मैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लड़ रहा हूँ कि जनता लड़ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रही है, और उसके विपक्ष में जो भी आएगा उसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। वो ठीक है, हमारे नेता थे और वरिष्ठ थे, इसमें भी कोई दायरा नहीं। पता नहीं उनको क्या ऐसा लगा होगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है, ये उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है।